हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे आपकी आरोह की पुस्तक के कुछ पाठ। बेटा, आपका आरोह की पुस्तक में प्रथम और द्वितीय पाठ पूर्ण हो गया है। इसके बाद लेसन 3 जो आपका है वो ओमिट है। राम नरेश त्रिपाठी का जो पथिक चैप्टर है वो ओमिट है। इसके बाद जो आपका लेसन 4 है सुमित्रा नंदन पंत वे आंखें, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो रचना है जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत है, इनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी कुछ रचनाओं में युगवाणी, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन आदि प्रसिद्ध हैं। हमारी ये जो कविता है वे आंखें, इसमें आपको किसान की आंखों का दर्द दिखाया गया है। उसकी आंखों का जो दर्द परिलक्षित होता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। किस प्रकार एक किसान ऋण के बोझ तले दबता चला जाता है। उस ऋण के कारण उसे अपना घर द्वार, आंगन, खेत, बैल, गाय आदि बेचने पड़ते हैं। यहाँ तक कि परिवार पर भी संकट आ जाता है। तो बेटा, आपकी ये जो कविता है वे आंखें, इस कविता में 10 पैरा हैं। 1 2 3 4 ऐसे आपके 10 अंतरे हैं। उनमें से आज हम 5 का अध्ययन करेंगे। तो मैं पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूं और आप इसका भाव ग्रहण करेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अपनी प्रारंभिक पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, यानी गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान, यानी किसान की वे आंखें जिनमें गुफा के समान अंधकार भरा हुआ है। उन आंखों से डरता है मन, उन आंखों को देखकर डर लग रहा है। कवि कह रहे हैं कि किसान की उन आंखों को देखकर मन भयभीत हो जाता है, डर जाता है, जिन आंखों में गुफा के समान अंधकार व्याप्त है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। भरा दूर तक यानी उन आंखों में, उन आंखों की गहराई में यदि देखा जाए तो क्या दिखाई देता है? दारुण यानी भयंकर, घोर। दैन्य, दैन्य यानी दीनता, दुख का नीरव, नीरव यानी शांत, चुप, रोदन यानी रोना, यानी उन आंखों में एक शांत रोदन छुपा हुआ है। एक ऐसा रुदन जो कि बहुत भयंकर है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। यानी पहले पद में इन्होंने कहा कि कवि कहता है कि किसान की उन आंखों को देखकर डर लग रहा है जिनमें भयंकर दुख दिखाई देता है, जो अंधकार की गुफा के समान है। और जबकि यह किसान स्वतंत्र भारत का वह किसान है जिसे इस बात का अभिमान होता है। अभिमान किस तरह होता है? हमारी जो भारतीय व्यवस्था है वह कृषि पर आधारित है और कृषि मानसून का जुआ है। तो इसीलिए अपने द्वितीय पद में कवि कहते हैं वह स्वाधीन किसान रहा, वह स्वतंत्र किसान है, वह स्वतंत्र भारत का किसान है। यानी आज भी अभिमान भरा आंखों में इसका, उसे इस बात का अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और वह इस बात पर गर्व महसूस करता भी है। छोड़ इसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। लेकिन आज किसानों की क्या स्थिति हुई है?
छोड़ उसे मझधार, मझधार यानी बीच धारा में, संसार कगार, संसार यानी पूर्ण संसार, कगार यानी किनारा, सदृश यानी समान। यह संसार उस किसान को मझधार में छोड़कर, बीच धारा में छोड़कर, कठिनाइयों में छोड़कर एक किनारे के समान अलग हो गया है। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि किसान को उसकी कठिनाइयों के साथ छोड़कर इस संसार ने उससे किनारा कर लिया है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, किसान की आंखों के आगे, दृग यानी आंखें, आंखों का पर्यायवाची है नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग। तो लहराते हुए खेत दृगों में किसान की आंखों के समक्ष उसके लहराते खेत दिखाई देते हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, जिन खेतों से अब वह बेदखल कर दिया गया है। बेदखल क्यों कर दिया गया है? क्योंकि उसने कृषि के कार्य के लिए या अपने पारिवारिक खर्चों के लिए महाजन से जो ऋण लिया था, जब वह ऋण समय पर नहीं चुकता हुआ तो इसके खेतों को हड़प लिया गया, तो वह लहराते खेत उसकी आंखों के आगे उसे दिखाई देते हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली त्रिन त्रिन से, त्रिन त्रिन यानी तिनका तिनका। किसान के खेतों, किसान के जीवन का आधार ही खेत है और उसका जीवन उसके तिनके तिनके से महकता था। यानी अपने खेतों को देखकर वह किसान बहुत प्रसन्न होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि उसके खेत हड़प लिए गए, उन खेतों से वह बेदखल कर दिया गया। वह खेत जिनसे उसके जीवन की हरियाली थी, जिसके तिनके तिनके पर उसका अधिकार था, और आज वह उनसे वंचित है। आंखों ही में घूमा करता। बेटा आप ये जो पद देखेंगे, एक के बाद दूसरा, तीसरा, ये सभी पद आपस में संबंधित हैं कि किस प्रकार आंखों में उसका दर्द दिखाई दे रहा है। और कौन कौन सा दर्द दिखाई दे रहा है कि उसके खेत छिन गए, फिर उसकी आंखों के समक्ष किस प्रकार उसका परिवार बिखर गया, गाय बैल आदि को नीलाम करना पड़ा। तो एक एक पद करके आप इसको संबंधित करते चलिएगा। आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। देखो बेटा, एक किसान की आंखों के सामने उसके पुत्र का चेहरा दिखाई दे रहा है। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। आंखों ही में घूमा करता, उसकी आंखों ही आंखों के सामने उसका प्रिय पुत्र उसे दिखाई दे रहा है। पहले खेत दिखाई दे रहे थे, अब उसे पुत्र की चिंता हो रही है, पुत्र की याद आ रही है। वह उसका प्रिय पुत्र कौन सा? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों यानी जमींदार के भेजे गए आदमी। जब किसान अपना ऋण समय पर नहीं चुकता कर पाया होगा, नहीं चुका पाया होगा, तो पहले उससे खेत छीन लिए गए, उसके बाद अपने घर परिवार और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते जमींदार द्वारा भेजे गए आदमी, वो जो लाठी लेकर आए थे, उनसे, उनके प्रहार से वह बच्चा मारा गया। यानी किसान का वह लड़का उस प्रहार में मारा गया जब वह अपने अधिकारों की रक्षा कर रहा था। कैसे कर रहा था? उसने अपने खेत बचाने की कोशिश की होगी, अपने परिवार को बचाने की कोशिश की होगी, अपने अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की होगी। तो उस कोशिश में वह जवान लड़का जो कि किसान का प्रिय पुत्र था, वह उस प्रहार में मारा गया। किसने मारा?
जमींदार के जो भेजे गए आदमी थे उन्होंने बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। देखो बेटा अब क्या हुआ, बिका दिया घर द्वार, पहले खेत से बेदखल हुआ, खेत अधिकार इनकी रक्षा में पुत्र मारा गया। इसके बाद बिका दिया घर द्वार, किसान को अपना घर आंगन भी बेचना पड़ा। क्यों बेचना पड़ा? क्योंकि महाजन ने मतलब जिससे इस किसान ने ऋण लिया था उस ऋण का ब्याज ही इतना अधिक था कि उसने ब्याज की कौड़ी तक नहीं छोड़ी। कौड़ी आप जानते हो पहले के समय में, आज तो कई प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन बंद हो गया है, पहले के समय में कौड़ी भी प्रचलन में थी। तो कौड़ी तक यानी थोड़ा सा भी ब्याज महाजन ने माफ नहीं किया। अब ब्याज भी चुकाना है, मूल भी चुकाना है, अपने घर के दूसरे खर्चे भी करने हैं, तो इन सब के तले वह किसान दबता चला गया। तो इसके चलते उसे अपना घर आंगन द्वार सब बेचना पड़ा, क्योंकि महाजन ने ब्याज की कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। ऋण का और ब्याज का भार बढ़ता चला जा रहा था। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। और क्या हुआ, बार बार आंखों में चुभती है, पीड़ा देती है। कुर्क यानी नीलाम होना, बरद यानी बैल। किसान के पास जो बैलों की जोड़ी थी, उसके पास बड़े हष्ट पुष्ट जो सुंदर से बैल थे, वो भी उसे नीलाम करने पड़े। नीलाम क्यों करने पड़े? क्योंकि उसे महाजन का ऋण चुकाना था। तो देखो बेटा किस प्रकार हमारे किसान को पीड़ाओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने इस चैप्टर के ये 5 अंश आज पढ़े हैं। बाकी के जो 5 अंश हैं वह अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, कॉपी में वह कंप्लीट करना है। कुछ भी चीज समझ में नहीं आए आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।